बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम ज़िंदगी। मैं हूं आपका होस्ट ज़ीशान मर्चेंट। अभी मैं आ रहा था स्टूडियो रिकॉर्डिंग कराने के लिए, तो अमूमन मैं ये देखता हूं कि सिग्नल्स पे लोग रुकते नहीं, और उसके बाद अगर हम सिग्नल पे खड़े होते हैं तो लोग बेवजह हम पे हॉर्न बजाते रहते हैं। क्या हम पे ये फ़र्ज़ नहीं है कि हम ट्रैफिक सिग्नल्स को फॉलो करें? एक अजीब सी उलझन होती है, एक अजीब सी फ्रस्ट्रेशन होती है। हम जो एक मुल्क में जहां हम रहते हैं या जिस जगह हम रहते हैं, हम पे ज़िम्मेदारी बनती है कि हम जो है अपने आप को और अपने उस जगह के कानून को फॉलो करें और एक अच्छी ज़िंदगी गुजारें। लेकिन यहाँ मैं ये देखता हूँ कि एक अफरा तफरी का आलम है। लोगों के अंदर मी फ़र्स्ट की एक जो है अननेसेसरी जो है एक प्रॉब्लम आ गई है कि सबसे पहले मैं चला जाऊँ, बाकी दुनिया जाए जहन्नम में। अजीब इत्तेफाक है कि बुरी भी लगती है, लोग बेबस भी हैं, लोग परेशान भी होते हैं, लेकिन लोग सवाल नहीं करते। और यही हमारा मसला है कि हम लोग सवाल नहीं करते, और जो इक़्तिदार में या जो जिस जगह पे जो लोग पोजीशंस पे बैठे होते हैं वो अपने काम बड़े खूबसूरती से करके निकल जाते हैं, क्योंकि हम लोग सवाल नहीं करते। ऐसा ही एक टॉपिक जिस पे हमने पिछले प्रोग्राम में बात की थी कि जो है टैक्स एमनेस्टी स्कीम, आजकल इसके बड़ा चर्चा है। ऑल्दो मीडिया में इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन अखबारात की ये जीनत बनता रहता है। और ये टैक्स एमनेस्टी स्कीम क्या होती है, इस पे हमने एक ओवरव्यू लिया था। आज हमारे साथ प्रोग्राम में है एक टैक्स एक्सपर्ट। आप हैं वाइस प्रेसिडेंट कराची टैक्स बार एसोसिएशन के सैयद रेहान जाफरी साहब। जाफरी साहब, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रेहान साहब, मुझे ये बताइए कि ये टैक्स एमनेस्टी स्कीम क्या होती है और ये किसके लिए होती है? देखिए, अगर एक टैक्स एक्सपर्ट की राय आप ले रहे हैं तो टैक्स एमनेस्टी स्कीम बेसिकली एक स्कीम होती है जो आपकी इल गॉटन वेल्थ या आपकी जो भी ब्लैक मनी होती है उसको वाइट करने का एक ये टूल है जो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि दुनिया भर में इसको अपनाया जाता है, मगर पाकिस्तान में अगर आप देखें तो पिछले कोई 20 साल से ये स्कीम जो है तकरीबन मेरे ख्याल 3 या 4 आ चुकी हैं। हर 4-5 साल बाद एक स्कीम आ जाती है, और मेन जो इसकी जिस्ट यही है कि ये जो भी आपके ब्लैक मनी है, जो अनटैक्स्ड मनी है, उसको वाइड करने का एक तरीका कार। मैं इसी पे सवाल करना चाह रहा था कि इल टैक्स्ड या अनटैक्स्ड मनी क्या होती है, यानी जो हम, क्या ये बताइए कि हम जो पैसा कमाते हैं क्या उस पर टैक्स नहीं देते हम? देखिए, बहुत सारा पैसा ऐसा होता है कि जिस पे आपका विदहोल्डिंग टैक्स हो जाता है। ठीक है। और अगर आप इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को देखें, 79 पुराना ऑर्डिनेंस था, 2001 नया ऑर्डिनेंस है जो 2003 में इम्प्लीमेंट हुआ था। तो टोटल जो आपका रेवेन्यू कलेक्शन है इन टर्म्स ऑफ इनकम टैक्स की मद में, वो सारा का सारा आप समझ लें कि तकरीबन 78% जो है ना आपका वो विदहोल्डिंग टैक्सेस से जमा हो जाता है। ठीक। अब बाकी जो रिमेनिंग 22% रह गया या थोड़ा सा और बढ़ा लें इसको, तो वो आपका जो टैक्स रिटर्न फाइल होती हैं उसमें जो भी लायबिलिटी निकलती है डिफरेंस की, वो आप पे करके उसको कवर कर लेते हैं। ठीक। और ये कलेक्शन वहाँ से हो जाता है। अब आप ये देखते हैं कि आपके टैक्स पेयर्स जो हैं टोटल पाकिस्तान में आपकी पॉपुलेशन के हिसाब से जी कितने परसेंट हैं। जी बिल्कुल। तो मैं ये समझता हूँ कि वो नेग्लिजिबल है, ना होने के बराबर है, क्योंकि जो फिगर्स एफबीआर के हैं या जो टैक्स आप समझ लीजिए टैक्स पेयर्स टोटल एफबीआर ने बताए तकरीबन 1.4 मिलियन है, यानी 14 लाख, सिर्फ 14 लाख पूरे पाकिस्तान में 14 लाख टैक्स पेयर्स, सिर्फ 14 लाख। और कितनी आबादी हमारी 18 करोड़ से ज़्यादा, तकरीबन 18 करोड़ से एक्सीड कर रही है। तो अब आप ये रेशो निकाल लीजिए कि इसका रेशो क्या बनता है। अच्छा, इन 14 लाख में से भी तकरीबन ये समझ लीजिए कि तकरीबन 10 लाख टैक्स पेयर्स वो हैं जो वाकई ही में जिनकी रिटर्न जो हैं वो ऐसी होती है जो एफबीआर समझता है कि वो फ्रूटफुल हैं, क्योंकि वो टैक्स वहाँ से कलेक्शन हो जाता है। बाकी जो हैं वो डॉर्मेंट कंपनीज़ हैं या डॉर्मेंट टैक्स पेयर्स हैं जो, या फिर ऐसे टैक्स पेयर्स हैं जो प्रॉपर्टी जो ओन करते हैं और वो नील रिटर्न फाइल कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे टैक्स कोई नहीं आ रहा होता, बट दे आर द रिटर्न फाइलर्स।
तो अब ये तो बेसिकली वो हो गया जहाँ से आपका जो टैक्स पेयर्स की बात हो गई। अब बात है कि ये टैक्स एमनेस्टी स्कीम्स क्यों आती हैं, जैसे आपने पूछा। जी हाँ। टैक्स एमनेस्टी स्कीम्स मैंने जैसे अर्ज़ किया कि इसलिए आती हैं कि जो आपका ब्लैक मनी है वो वाइट कर लें। ब्लैक मनी वो होता है कि जो जिस पे आपने जो कमाया उस पर टैक्स ही नहीं दिया, या वो जो है जो अकाउंट फॉरेन ही होता और आपकी तिजोरियों में पड़ा हुआ है या आपके बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ है, और वो बैंक अकाउंट ऐसे हैं जो बेनामी हैं, या अगर बेनामी नहीं भी हैं तो वो अनडिक्लेयर्ड हैं। सही। एफबीआर ये कहता है कि पिछले काफ़ी अरसे से, जब से रिफॉर्म्स का सिलसिला शुरू हुआ था और सेल्फ असेसमेंट स्कीम्स आ गई थी जी, तो उसमें एफबीआर ये कहता है कि जी अब जब टैक्स एमनेस्टी स्कीम ये अनाउंस करने जा रहे थे या जा रहे हैं, जो अभी तक फाइनलाइज नहीं हो सकी, जी जी, उसमें ये कहते हैं कि जी हमारे पास तमाम बैंक अकाउंट्स का डेटा मौजूद है, सही, हमारे पास तमाम कार रजिस्ट्रेशन का डेटा मौजूद है, ठीक है, और इसी तरह हमारे पास तमाम प्रॉपर्टीज़ का डेटा मौजूद है। सही। तो और उस पर अगर इनके पास डेटा मौजूद है और इनको ये पता है कि ये जो टैक्स पेयर्स हैं या जो ऐसे लोग हैं जो टैक्स पेयर नहीं भी हैं और बैंक अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, जी जी, तो ये बजाय इसके कि टैक्स एमनेस्टी स्कीम लेकर आएँ, ये कोई ऐसी कोई टैक्स ड्राइव क्यों नहीं चलाते? यही मेरा सवाल। आपने बताया, मैं हैरान ये हो रहा हूँ कि आप फरमा रहे हैं कि एफबीआर के पास तमाम डेटा मौजूद है और फिर भी हम एमनेस्टी स्कीम की तरफ जा रहे हैं। क्या वजह? बात देखिए, डेटा मौजूद है, ये एफबीआर खुद कहता है कि डेटा मौजूद है। सही। मैं या आप ये नहीं कह रहे कि डेटा मौजूद है, सही है। ये एफबीआर खुद कहता है। बार बार उनके स्पोक्समैन, उनके जो वहाँ से एफबीआर से जो भी स्पोक्समैन होता है, आजकल रिसेंटली सरार साहब माशाल्लाह वेरी एक्टिव, और वो भी ये कहते हैं कि जनाब हमारे पास सारा डेटा मौजूद है। अब जब डेटा मौजूद है तो आप वाई डोंट यू ग्रैब दोज टैक्स पेयर्स या दोज पर्सन्स, सही, द डेटा विच यू हैव, कि आप कहते हैं जी एक गाड़ी है जो इसके नाम पर रजिस्टर हुई मगर वो जनाब डिक्लेयर्ड नहीं है, तो आप उसको क्यों नहीं पकड़ते? आप क्यों टैक्स एमनेस्टी स्कीम लाना चाहते हैं? देखिए, टैक्स एमनेस्टी स्कीम जो है पहले भी आई हैं। 2000 में टैक्स एमनेस्टी स्कीम आई, ठीक, लास्ट डेट मेरा ख्याल है, मुझे कुछ याद है 15 जून थी शायद, ठीक। उसके बाद 2008 में टैक्स एमनेस्टी स्कीम आई, एंड नाउ दे आर प्लानिंग टू लॉन्च अनदर टैक्स स्कीम विच इज़ इन्वेस्टमेंट स्कीम एंड टैक्स रजिस्टर स्कीम 2012। पॉइंट ये है, अच्छा अब मैं आपकी थोड़ी सी इस बात को और बता दूं कि टैक्स एमनेस्टी स्कीम्स जो हैं, इसके बावजूद कि लोगों को ये ऑफ़र किया गया कि जी 1%, 2% या 3% पे आप अपना जो पैसे हैं वो वाइट कर लीजिए, या वेल्थ जो आपकी है वो वाइट कर लीजिए, इसके बावजूद ही टैक्स एमनेस्टी स्कीम जो है वो कामयाब नहीं हो सकी, इनके पास इतना रेवेन्यू कलेक्शन नहीं आया। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है, जो मैं समझता हूँ एज आ, जो मैंने जितनी भी मेरी प्रैक्टिस है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो मैंने पढ़ा है, एक सेक्शन है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में, सेक्शन 111 सब सेक्शन 4, 111 सब सेक्शन 4, वो ये कहता है कि कोई भी ऐसा पैसा जो आपके बैंक अकाउंट में थ्रू प्रॉपर बैंकिंग चैनल बाहर से आ रहा है, यानी रेमिटेंस फ्रॉम अब्रॉड, वो पैसा आपके अकाउंट में आके क्रेडिट हो रहा है और आप उसका प्रोसीड रियलाइजेशन सर्टिफिकेट ले लेते हैं, वो पैसा आपका वाइट है। एंड द डिपार्टमेंट, द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पर्टिकुलरली will not ask any question in respect of that particular transaction। सही। तो और ये जो सेक्शन है, इसमें अगर आप देखा जाए, जो यहाँ से लोग पैसा बाहर से मंगा लेते हैं, 2-3% पे वाइट कर लेते हैं। तो अब जब ये इतना बड़ा आपने, हालांकि इतना बड़ा आपने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में एक सेक्शन जो है, तलवार की तरह क्या कहूँगा मैं, ये तो लोगों के लिए एक मज़ेदार किस्म की चीज़ है, जो भी पैसा बाहर से मंगाओ वाइट कर लो। तो ये तो जब तक, या तो आप इसको ख़त्म करें, एक तो आप इसको ख़त्म करें, दूसरा आप जब 2008 में स्कीम आई थी, तो उसमें 2000 में जब स्कीम आई थी तो उसमें ये हुआ था कि जनाब सर्वे हुआ था जी, और जितने भी आपके जो आर्मी है और मुख्तलिफ पर्सनल हैं, उनके साथ मिलकर ये मुख्तलिफ मार्केट्स में गए, मुख्तलिफ एरियाज़ में गए, मुख्तलिफ जगहों पर गए, वहाँ पर जाकर सर्वे किया, फॉर्म्स फिल करवाया कि वेदर यू आर अ टैक्स पेयर और नॉट, वेदर दिस प्रॉपर्टी इज़ डिक्लेयर्ड और नॉट, वेदर योर बैंक अकाउंट इज़ डिक्लेयर्ड और नॉट। और इन चीज़ों के बावजूद भी वो टैक्स एमनेस्टी की स्कीम कामयाब नहीं हुई। आपके कितने टैक्स पेयर बढ़े?
आप कहते हैं 1.4 मिलियन टैक्स पेयर हैं आपके, लेकिन आप अगर देखा जाए तो उसमें से आप 12 लाख जो हैं वो मटीरियल टैक्स पेयर्स हैं आपके, या वो टैक्स पेयर्स हैं जो टैक्स कलेक्शन देते हैं आपको। इस साल अगर आप उठा के देखेंगे तो आपका रेवेन्यू वो भी पूरा नहीं करके दे रहा है। तो ये बताइए, क्या एफबीआर कोई ऐसा डेटा पब्लिश करता है कि हर साल उनके टैक्स नेट में कितने नए टैक्स पेयर आए और उन नए टैक्स पेयर ने कितना टैक्स के मद में इजाफा किया? ऐसा कोई डेटाबेस या ऐसी कोई रिपोर्ट एफबीआर पब्लिश करता है क्या? पब्लिश तो नहीं करता, लेकिन एफबीआर की वेबसाइट जो है वो पिछले तकरीबन 4-5 साल से बहुत एक्टिवली उस पर काम हो रहा है, करते भी हैं। इनके स्पोक्समैन मुख्तलिफ औकात में अपनी चीज़ें अपडेट करते रहते हैं, मुख्तलिफ न्यूज़लेटर्स भी इनके आते रहते हैं, और लेकिन एग्जैक्ट डेटा जो है ये कभी भी पब्लिश नहीं होने देते, ना करते हैं। उसकी क्या वजह? उसकी वजह यह है कि इनके पास बहुत सारे, मैं समझता हूँ, ऐसे टैक्स पेयर मौजूद होंगे जिनको ये कॉन्फिडेंशियल रखना चाहते हैं। नहीं, मेरा सवाल ये है कि कोई ऐसा ये रिपोर्ट पब्लिश करते हैं कि इस साल 10,000 नए टैक्स पेयर आ गए इनके अकाउंट में और उन 10,000 लोगों ने 1 लाख रुपए फ़र्ज़ कीजिए टैक्स नहीं, ऐसा कोई डेटा नहीं आता। सिर्फ ये है कि अखबारों की ज़ीनत बनती है खबरें कि इस साल जो है, जैसे मैंने आप सर्च किया क्या कि जी 14 लाख टैक्स पेयर्स थे, तो हमने बढ़ा के इस दफ़ा 14 लाख से 14 लाख 2,000 कर दिए, या 14 लाख टैक्स पेयर थे तो उन्होंने सिर्फ 12 लाख ने रिटर्न फाइल किए हैं, बट वो उसमें, और बाकी टोटल ओवरऑल टैक्स कलेक्शन यानी ये सीरियस इन्फोर्समेंट का फुकदान है, इसका मकसद मैं ये कहूँ? इन्फोर्समेंट का फुकदान है, बिल्कुल फुकदान है, बिकॉज द टैक्स कलेक्टर्स आर नॉट आई मीन डूइंग देयर प्रॉपर जॉब। टैक्स कलेक्टर्स जो हैं, द ओनली थिंग दे आर डूइंग इज हैरेसमेंट, नथिंग एल्स। इस पे मैं अपने प्रोग्राम के नेक्स्ट सेगमेंट में आपसे बात करूंगा कि जो हैरेसमेंट का जो एक एस्पेक्ट है, आप एक टैक्स एक्सपर्ट हैं, आप हर रोज़ डिपार्टमेंट जाते होंगे, हर रोज़ इन ऑफिसर्स से वेरियस कैपेसिटीज़ के जो ऑफिसर्स हैं, चाहे वो कमिश्नर हों या डिप्टी कमिश्नर हों या इंस्पेक्टर हों, आप मिलते होंगे और हर रोज़ कोई ना कोई एक नई सिचुएशन को आप फेस करते होंगे। उसके बारे में मैं आपसे व्यू लूँगा। क्विकली मुझे ये बता दीजिए कि जो इन पिछले अदवार में एमनेस्टी स्कीम्स आई हैं, क्या ये इसकी नाकामी की वजह ये थी कि वो हायर रेट्स पे आई थी या उनके रेट्स मुनासिब थे, और अब जो प्रपोज कर रहे हैं उसका कोई रेट इन्होंने बताया है? क्योंकि हमने अखबार में पढ़ा था कि इस जो 2012 की जो स्कीम प्रपोज करने जा रहे हैं उसमें 0.8% इफेक्टिव रेट होगा फर्स्ट के लिए जो पहले महीने में करेंगे, और 1% होगा दूसरे महीने के लिए, और 1.25% होगा तीसरे महीने के लिए। तो यानी मैं तो बिल्कुल समझ नहीं पा रहा कि ये इतना कम टैक्स रेट पे क्या लेके आएंगे, और पिछले अदवार में क्या ज़्यादा रेट पे लेके आए थे? देखिए, कम टैक्स रेट पे लेके आने की मैंने आपको जो मेन वजह बताई है ना, सेक्शन 111 सबसेक्शन 4 है। ठीक, समझ में आती है बात। ये सबसेक्शन यहाँ से डिलीट कर दिया जाए जी, तो आपके पास जो नॉर्मल टैक्स रेट पे अगर कोई आदमी टैक्स हो रहा है, सैलरीड पर्सन को आप ले लीजिए, जी, सैलरीड पर्सन का स्लैब मैक्सिमम जो है वो जाता है तकरीबन 20%। बिल्कुल ठीक। इसी तरह बिजनेस अगर आप ले लीजिए इंडिविजुअल का तो 25% जाता है। बिल्कुल ठीक। कंपनीज ले लीजिए आप तो उसका 35% जाता है। बिल्कुल सही बात। अब आप ये बताइए कि जब ये 2% पे आप यहाँ पे वाइट कर रहे हैं, आप इससे कमीज रेट लेकर आएंगे ना, जब तो आपका टैक्स नेट बढ़ेगा, या टैक्स नेट तो उसमें टैक्स नेट में ये फॉरेन रेमिटेंस वो नहीं होती कि जो लोग बाहर काम कर रहे होते हैं वो पैसा भेजते हैं? एग्जैक्टली वही होती है। इस पर्टिकुलर सेक्शन का इंटेंशन यही है। अच्छा, लेकिन इसको भी तो मिसयूज करते हैं ना। अच्छा, यानी ये मिसयूज हो रहा है हमारे पास। एग्जैक्टली मैं यस कर रहा हूँ कि आप अगर कोई बाहर पैसा कमा रहा है और जेन्युइन कमा रहा है, ठीक है, और वो वहां से पैसा अगर यहाँ भेजता है, जी जी, स्टेट बैंक की रेगुलेशन मौजूद है अपनी जगह पे, वो कहता है कि बता दीजिए होम रेमिटेंस है, इन्वेस्टमेंट के लिए आया, किसके लिए आया। जो आदमी वहाँ अर्न कर रहा है पैसा, वो जब यहाँ पैसा भेजेगा तो वही तो लिख के भेजता है ना। सही बात खत्म है। सही। अब यहाँ पर जब पैसा आ गया और अगर वो बता रहा है कि इस आदमी ने भेजा है, तो आप मामला खत्म हो गए। लेकिन यहाँ पर इशू क्या है? यहाँ पर इशू ये है कि ज़ीशान मर्चेंट साहब ये कहते हैं कि रेहान जाफरी साहब ये पैसा मुझे बाहर से मंगा दीजिए। सही है। मेरे पास ये ब्लैक मनी है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से हुंडी करता हूँ, मेरा पैसा बाहर जाता है या बैंक किसी बैंक के थ्रू बाहर जाता है और वहाँ से बैंकिंग चलने से वापस आ जाता है, और वो जो है 2% पे वाइट हो जाता है या 2.5% पे वाइट हो जाता है। अब ये 2 या 2.5% में जब एक चीज़ वाइट हो रही है, तो फिर आप अगर 10% पे भी एमनेस्टी स्कीम लेकर आते हैं या इवन 2 इसी रेट पर भी लेकर आते हैं, तो ये स्कीम तो कामयाब होनी ही नहीं होनी। इस वजह से इसका रेट 0.1 जो आपने कहा 1%, 0.5% या 7 या 1.25%, इसलिए ये रेट रखा गया। रेहान साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग बात हो रही है। यहाँ पे हमारे पार्ट 1 का टाइम ख़त्म होता है। हम इस टॉपिक को, इसी सब्जेक्ट को नेक्स्ट पार्ट में भी कंटिन्यू रखेंगे। व्यूअर्स, रेहान साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि एफबीआर के पास डेटाबेस मौजूद है,
एफबीआर ये क्लेम करता है कि हमारे पास बैंक अकाउंट्स की डिटेलें हैं, हमारे पास फॉरेन ट्रैवल की डिटेलें हैं, हमारे पास तमाम उन चीज़ों की डिटेलें, उन लोगों की डिटेलें हैं जो टैक्स नहीं भर रहे, उसके बाद भी एमनेस्टी स्कीम लाई जा रही है। मुझे समझ में नहीं आता कि जब डेटा मौजूद है, जैसा रेहान साहब ने भी कहा, तो उन लोगों को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा। वो कौन लोग हैं, उनसे एफबीआर को क्या कोई डर लगता है, या उनके पास इन्फोर्समेंट की कैपेबिलिटीज़ नहीं है। इन चीज़ों पे हम रेहान साहब से अगले प्रोग्राम में भी डिस्कस करेंगे। आप हमें अपने कमेंट्स 24/7online.tv पे भेजिए। ज़िंदगी से ज़ीशान मर्चेंट को और उनके गेस्ट रेहान जाफरी साहब को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।